हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चाइल्ड मेकर्स क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग यूट्यूब पब्लिकेशन के फर्स्ट ट्रैक के बुक से जीव विज्ञान के वन लाइनर को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9। ये वीडियो पार्ट 4 होगा। यदि आप सभी इससे पहले का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, आज एनसीईआरटी सार संग्रह को देख लेते हैं जीव विज्ञान के, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 कोशिका विज्ञान को देखेंगे। जीवों की आधारभूत संरचना तथा कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका, सेल। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका, सेल। कोशा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। कोशा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। कोशा का अर्थ क्या क्या होता है? सूक्ष्म कक्ष। कोशा का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म कक्ष। केंद्रीय पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह किसका कथन है? स्ट्रॉसबर्गर का। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह किसका कथन है? स्ट्रॉसबर्गर का। सेल सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। देखिए दोस्तों, कोशिका 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 भित्ति। कोशिका 3 प्रकार के होते हैं: कोशिका भित्ति, जीव द्रव, रिक्तिका। जीव द्रव 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में कोशिका द्रव, दूसरा नंबर में कोशिका झिल्ली, तीसरा नंबर में केंद्रक। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, केंद्रक को न्यूक्लियस इंग्लिश में कहा जाता है। कोशिका द्रव को 2 भाग में बांटा गया है, कोशिकांग और हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल। कोशिका द्रव को दो भाग में बांटा गया है, कोशिकांग एक नंबर में, दूसरा हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल। अब देखिए दोस्तों, कोशिकांग है लवक, कोशिकांग लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर जालिका, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोबॉडी, ये कोशिकांग का पार्ट है। जबकि हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। केंद्रक केंद्रक का पार्ट है केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, क्रोमेटिन, केंद्रिका। राइबोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर तथा सेंट्रियोल में से कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर तथा सेंट्रियोल में से कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, ईआर जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिकीय जनन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय जनन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक कलरलेस होता है, इसीलिए ये कोशिकाओं के जड़ों में पाया जाता है। फूलों और बीजों को अलग अलग प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को अलग अलग प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। यानी क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है, जबकि अवर्णी लवक कोशिका की जड़ में होता है, क्योंकि ये रंग प्रदान नहीं करता है। अगला देखिए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। सेल यानी कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में।
कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद करे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। कोशिका का ऊर्जागिरी पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जागिरी पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एवं राइबोसोम यानी अंतःपर्दवी जालिका। हिंदी में इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का अंतःपर्दवी जालिका एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ईआर एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? लवक। लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। लाइसोसोम का क्या कार्य है? अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम का क्या कार्य है? अंतःकोशिकीय पाचन। कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसी होती है? पराग में। कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसी होती है? पराग में। पराग में का मतलब इससे जो है ना जल या कोई भी पदार्थ जो है लिक्विड पदार्थ वो अंदर और बाहर आ जा सकता है, उसी का मतलब होता है पराग में। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पराग में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। अगला देख लेते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया? वाल्डेयर ने। अंतःपर्दव जालक ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज किसने की? पोर्टर ने। अंतःपर्दव जालक यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर की खोज किसने की? पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्त्रवन। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रवण। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। सावर्धिक संख्या 2n में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ओफियोग्लोसस में। सावर्धिक संख्या 2n में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ओफियोग्लोसस में। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। पोषकों में कौन सा एक पौधों को कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज। पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज। देखिए दोस्तों, आप चलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? पौधे में सेल्यूलोज मुख्यतः रचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज के एक अणु में 6000 ग्लूकोज होते हैं। कपास के तंतु में सबसे अधिक 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। लकड़ी में 25 से 50% सेल्यूलोज तथा शेष हेमी सेल्यूलोज अथवा लिग्निन होता है। आदिकाल से मनुष्य आश्रय ईंधन औजारों आदि के लिए सेल्यूलोज युक्त पदार्थों पर ही निर्भर था। कपास, लिनेन तथा पटसन के तंतुओं का उपयोग कपड़े तथा रस्सियां बनाने में किया जाता था। रेयान की कृत्रिम तंतु बनाने के लिए सेल्यूलोज को छाड़ में घोला जाता है।
रेयान की कृत्रिम तंतु बनाने के लिए सेल्यूलोज को क्षार में घोला जाता है। अन्य रसायनों से क्रिया करके सेल्यूलोज एसीटेट इसका उपयोग फैब्रिक सेल्यूलोज युक्त प्लास्टिक में करते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट इसका उपयोग नोदक विस्फोट में करते हैं। तथा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज इसे आइसक्रीम, प्रसाधनों तथा दवाइयों में चिकनापन लाने के लिए बना सकते हैं। सेल्यूलोज पर जल अपघटन की क्रिया करके घुलनशील शक्कर बनाई जा सकती है। इस शक्कर पर सूक्ष्म जीव क्रिया करके इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन, मीथेन तथा अन्य उपयोगी रसायन बनाए जा सकते हैं। मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज मोटे चारे के रूप में काम करता है। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य में ऐसे एंजाइम नहीं होते जो सेल्यूलोज पर क्रिया कर सके। कुछ रूमिनेंट जैसे गाय सेल्यूलोज को पचा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़कर पाचन योग्य बना देते हैं। घोंघे तथा दीमक भी सेल्यूलोज पर निर्भर है। उनकी भी आहार नाल में सेल्यूलोज को पचाने के लिए सूक्ष्मजीव होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल्यूलोज पौधों में सेल्यूलोज मुख्य रचनात्मक पॉलीसेकेराइड होते हैं। सेल्यूलोज के एक अणु में 6000 ग्लूकोज होते हैं। कपास के तंतु में सबसे अधिक 90% सेल्यूलोज होता है, जबकि लकड़ी में 25 से 50% सेल्यूलोज तथा शेष होमी सेल्यूलोज अथवा लिग्निन होता है। आदिकाल से मनुष्य का आश्रय ईंधन, औजारों आदि के लिए सेल्यूलोज युक्त पदार्थों पर ही निर्भर रहा है। कपास, लिनेन तथा पटसन के तंतुओं का उपयोग कपड़े तथा रस्सियां बनाने में किया जाता है, जबकि रेयान के कृत्रिम तंतु बनाने के लिए सेल्यूलोज को क्षार में घोला जाता है। अन्य रसायनों से क्रिया करके सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट इसका उपयोग सेल्यूलोज एसीटेट का उपयोग फैब्रिक सेल्यूलोज युक्त प्लास्टिक में करते हैं, जबकि सेल्यूलोज नाइट्रेट इसका उपयोग नोदक विस्फोट में करते हैं तथा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का उपयोग आइसक्रीम, प्रसाधनों तथा दवाइयों में चिकनापन लाने के लिए बना सकते हैं। सेल्यूलोज पर जल अपघटन की क्रिया करके घुलनशील शक्कर बनाई जा सकती है। इस शक्कर पर सूक्ष्मजीवी क्रिया करके इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन तथा मीथेन तथा अन्य उपयोगी रसायन भी बनाए जा सकते हैं। मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज मोटे चारे के रूप में काम करता है। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है। मनुष्य में ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज पर क्रिया कर सके, यानी सेल्यूलोज का पाचन कर सके। कुछ रूमिनेंट जैसे गाय सेल्यूलोज को पचा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़कर पाचन योग्य बना देते हैं। घोंघे, दीमक भी सेल्यूलोज पर निर्भर है। उनकी भी आहार नाल सेल्यूलोज को पचाने के लिए सूक्ष्मजीव होते हैं। अगला देखिए, कोशिका कला वर्णनात्मकतः पराग में होती है, क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणु को संचलन को रोक दिया जाता है। कोशिका कला वर्णनात्मक पराग में होती है, क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिकाओं में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपराग में है? कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपराग में है? कोशिका झिल्ली। सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है? माइकोप्लाज्मा में। सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है? माइकोप्लाज्मा में। लाइसोसोम की खोज किसने की? डिडवे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? डिडवे ने। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग ने। अंतःपरद्रवी जालिका यानी ER किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। अंतःपरद्रवी जालिका किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। कोशिका भित्ति के क्या कार्य है? पादप कोशिकाओं की सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना। कोशिका भित्ति का कार्य है पादप कोशिकाओं की सुरक्षा देना तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। दोस्तों, जैसे ये हो गया कोशिका, ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया कोशिका भित्ति, ये हो गया केंद्रक। ये दोनों का जो बीच का पार्ट है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? पौधे से निकलने चिकने पदार्थ को म्यूसिलेज कहते हैं। पौधे से निकले चिकने पदार्थ को क्या कहते हैं? म्यूसिलेज कहते हैं। जब आप इसबगोल
इस बगोल के बीजों को भिगोते हैं या भिंडी काटते हैं तब कुछ चिकना सा पदार्थ निकलता है। यह म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड है। यानी जब आप इसबगोल के बीजों को भिगोते हैं या भिंडी काटते हैं तो तब कुछ इसमें से चिकना सा पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड है, जो गलेक्टोज तथा मेनोज से बनता है। म्यूसिलेज किससे बनता है? गलेक्टोज तथा मेनोज से बनता है। कुछ समुद्री घास से भी म्यूसेलिलेज जैसे एगार, एल्जिनिक एसिड तथा केरिजिनिन बनते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। म्यू म्यूकोपॉलीसेकेराइड जीवाणु कोशिका वृत्तीय जंतुओं के संयोजी ऊतकों तथा शरीर के सरल पदार्थों को अंतराली स्थानों पर यह स्नायु तथा कंदरा को चिकनाहट देते हैं। आंखों में स्थित कंचाप द्रव तथा साइनोवियल तरल में भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। हाल यूरोनिक एसिड संयोजी ऊतकों तथा कोशिका वृत्ति में होता है। संयोजी ऊतक और कोशिका वृत्ति में कौन सा होता है? कौन सा पदार्थ होता है? हाल्यूरोनिक एसिड। कीरेटिन सल्फेट तथा कॉन्ड्रियोटिन एल्फेट कार्टिलेज, कॉर्निया तथा त्वचा में होता है। ये इनको शक्ति तथा लचीलापन देता है। तो त्वचा, कॉर्निया तथा कार्टिलेज में क्या होता है? कीरेटिन सल्फेट तथा कॉन्ड्रियोटिन एल्फेट, जो क्या करता है? कॉर्निया तथा त्वचा में को क्या करता है? शक्ति देता है तथा लचीलापन देता है। पादप कोशिकाओं के भीतर गरेना और स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। पादप कोशिकाओं के भीतर गरेना और स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण खोज। 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ईस्वी दोस्तों ईस्वी महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि वैज्ञानिक का नाम और खोज महत्वपूर्ण है। जीव द्रव की खोज किसने की? यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? कॉर्टी और डुजार्डिन ने। कॉर्टी और डुजार्डिन ने किसकी खोज की? जीव द्रव की। बेंडा ने किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की। बेंडा ने किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की। शुल्ज किसकी खोज की? जीव द्रव सिद्धांत की। शुल्ज किसकी खोज की? जीव द्रव सिद्धांत की। कैमेलियो गोल्गी ने किसकी खोज की? गोल्जी बॉडी उपकरण की। कैमेलियो गोल्गी ने किसकी खोज की? गोल्गी बॉडी उपकरण की। पेड्रिस मिसर ने किसकी खोज की? केंद्रकीय अम्ल की। पेड्रिस मिसर ने किसकी खोज की? केंद्रकीय अम्ल की। वाल्डेयर ने किसकी खोज की? क्रोमोसोम की। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज की। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की। डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। केवल दिन में, सूर्य की उपस्थिति में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। रिक्तिका रस क्या है? रिक्तिका में पाए जाने वाले खनिज व कार्बनिक पदार्थों का तनु विलयन। रिक्तिका रस क्या है? रिक्तिका में पाए जाने वाले खनिज व कार्बनिक पदार्थों का तनु विलयन। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? बेंडा ने। कौन से ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्मजीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हैं? विषाणु। कौन से ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्मजीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके? विषाणु। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने की? पेलेड ने। राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने की? पेलेड ने। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। पादप कोशिकाओं में राजधानी क्या कार्य है? स्फीति तथा कठोरता प्रदान करना। पादप कोशिकाओं में राजधानी का क्या कार्य है? स्फीति तथा कठोरता प्रदान करना। स्फीति का मतलब लचीलापन। पादप कोशिकाओं में राजधानी का क्या कार्य है? स्फीति तथा कठोरता प्रदान करना। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जैसे लंबा होना फिनोटाइप है, बौना होना फिनोटाइप है।
दोस्तों संयुग्मिक प्रोटीन का वर्गीकरण को देख लेते हैं। संयुग्मिक प्रोटीन का वर्गीकरण उसके प्रास्थेटिक समूह के अनुसार किया जाता है। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन राइबोसोम तथा क्रोमोसोम का न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का सम्मिश्रण है। न्यूक्लिक प्रोटीन क्या है? राइबोसोम तथा क्रोमोसोम का न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का सम्मिश्रण है। मेलो प्रोटीन, मेलो प्रोटीन क्या है? मेटल और प्रोटीन का सम्मिश्रण है। यानी मेटल मतलब मेटल हुआ, जैसे लोहा प्रोटीन का सम्मिश्रण है, जैसे फेरिटीन। मेटलो प्रोटीन क्या है? मेटल और प्रोटीन का सम्मिश्रण, जैसे लोहा प्रोटीन का सम्मिश्रण है, जैसे फेरिटीन। फेरिटीन मतलब Fe और टीन। मेटलो प्रोटीन क्या है? फेरिटीन है, जैसे Fe प्लस टीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन वर्णक, क्रोमो मतलब वर्णक होता है, वर्णक और प्रोटीन का सम्मिश्रण है, जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन क्या है? वर्णक प्रोटीन का सम्मिश्रण है, जैसे हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम। फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन क्या है? फास्फेट और प्रोटीन का सम्मिश्रण, जैसे दूध का केसिन। फास्फोप्रोटीन क्या है? फास्फेट प्रोटीन का सम्मिश्रण, जैसे दूध का केसिन। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या है? लिपिड प्रोटीन का सम्मिश्रण है जो झिल्ली में होता है। लिपोप्रोटीन क्या है? लिपिड प्रोटीन का सम्मिश्रण है जो झिल्ली में होता है। अगला देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सम्मिश्रण है, जैसे म्यूसिन तथा प्लाज्मा झिल्ली के कुछ प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सम्मिश्रण है, जैसे म्यूसिन तथा प्लाज्मा झिल्ली के कुछ प्रोटीन। अगला देख लीजिए, जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है ना, जो जीन में होता है। जबकि फिनोटाइप क्या है? जो प्रत्यक्ष रूप जीवधारी में जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप जो लक्षण अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे जीनोटाइप कहते हैं। प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण जिस इकाई द्वारा नियंत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? एलील। प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण जिस इकाई द्वारा नियंत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? एलील। किसके अनुसार प्रत्येक जनक की कायिक कोशिकाओं में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं? मेंडल। किसके अनुसार प्रत्येक जनक की कायिक कोशिकाओं में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं? मेंडल। प्रथम कपी मानव को क्या नाम दिया गया है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रथम कपी मानव को क्या नाम दिया गया है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। सबसे पहले भोजन पकाने अपनी रक्षा करने वाले मानव का क्या नाम था? जावा मानव। सबसे पहले भोजन पकाने और अपनी रक्षा करने वाले मानव का क्या नाम था? जावा मानव। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के मौलिक संयोजन की प्रवृत्ति एक ही युग्मक के साथ प्रवेश क्या कहलाता है? संलग्नता। एक ही गुणसूत्र पर यानी क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों के मौलिक संयोजन की प्रवृत्ति एक ही युग्मक के साथ प्रवेश क्या कहलाता है? संलग्नता। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे होंगे? सभी लंबे पौधे। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे होंगे? सभी लंबे पौधे। थैंक यू दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में पारिस्थितिकी को देखेंगे, जो सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।